नमस्कार। स्वागत है उस देश में जहां न्यूज चैनल का असली धर्म टीआरपी है और कर्म सिर्फ चीखना चिल्लाना। जहां अगर रोटी महंगी हो जाए तो डिबेट होता है कि बाबर ने रसोई में नमक डाला था या नहीं। जहां अगर अस्पतालों में बेड नहीं है तो टीवी स्क्रीन पर बेवजह मुगलों की बर्बरता का विश्लेषण किया जाता है। इस देश की मीडिया वो है जो लाशों पर चढ़कर ब्रेकिंग न्यूज चलाती है और जब भी देश के लोगों को सच दिखाने की जरूरत होती है तब कैमरे घुमा दिए जाते हैं। 2020 में जब पूरा देश एक अनदेखे वायरस से लड़ रहा था तब इन न्यूज चैनल ने लड़ाई को बीमारी से नहीं एक मजहब से बना दिया। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का एक आयोजन हुआ जहां सैकड़ों लोग पहले से ही मौजूद थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा फ्लाइट्स बंद हुई, लोग वहीं फंसे रह गए। इस घटना को इस्तेमाल करके मीडिया ने वो नफरत का नंगा नाच किया जिसका जहर आज भी हवा में घुला हुआ है। थर्ड क्लास चैनलों ने स्क्रीन पर लिखा कोरोना बॉम्ब, जमाती वायरस, मुल्ला स्प्रेडर। क्या ये वायरस वाकई मजहब देखकर फैला था? यहूदी मीडिया की जहालत अब किसी इलाज के बाहर हो चुकी है। देश ऑक्सीजन के बिना तड़प रहा था, लेकिन टीवी पर डिबेट था कि मुसलमान ने थूका या नहीं थूका। दवाइयां नहीं थी, लेकिन हेडलाइंस थी मरकज की जिद बनी महामारी। वो समय ऐसा था जब सरकार की नाकामी छुपानी थी, अस्पतालों की बदहाली पर पर्दा डालना था और मौत की गिनती छुपानी थी। ऐसे में मीडिया को एक शिकार चाहिए था और वो शिकार बना तबलीगी जमात। तबलीगी जमात को उस नफरत का पोस्टर बॉय बना दिया गया। दिल्ली पुलिस ने तबलीग से जुड़े 900 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, क्वारंटीन किया और फिर उनके खिलाफ 3000 पन्नों की चार्जशीट बनाई। हकीकत ये थी कि जिन विदेशी नागरिकों को 14 दिन बाद छोड़ा जाना था उन्हें महीनों तक रोका गया। कानून तोड़ने का आरोप उन पर लगाया गया जो खुद लॉकडाउन में फंसे थे। अब 4 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि इस पूरे मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो आरोप टीवी पर चलाए गए, जो नफरत लोगों के मन में भरी गई, क्या उसका हिसाब कोई देगा? किसी एंकर ने माफी मांगी? क्या किसी संपादक ने कहा कि हमने समाज को गुमराह किया? जब 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई और उस देश में 20 लाख से ज्यादा मौतें दर्ज की गई, तब भी मीडिया चुप था। कोई बहस नहीं थी कि ये मौतें कैसे हुई। सरकार ने आंकड़े छुपाए। कोई चीखता एंकर ये नहीं पूछ रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ब्लैक में बिक रहे हैं। लेकिन हाँ, अकबर महान था या नहीं था, इस पर प्राइम टाइम डिबेट जरूरी होती है। आज बिहार में लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, मतदाता सूची से नाम गायब हो रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलेगी। आज भी इन चैनलों को मसाला चाहिए, मस्जिद चाहिए, मुसलमान चाहिए। असली मुद्दे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इन पर बहस करने से टीआरपी नहीं मिलती है। समाज का एक बड़ा हिस्सा भी इस झूठ में गिरफ्तार है। पुलिस, प्रशासन, अदालत, सबका समय बर्बाद किया गया। एक झूठ को सच साबित करने में कोर्ट में 25 से ज्यादा बार सुनवाई हुई और आखिर में नतीजा पूरा केस झूठा निकला। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि इतने साल किसकी जिंदगी से खेला गया। ये सिर्फ तबलीगी जमात की कहानी नहीं है, ये उस मशीनरी की कहानी है जो झूठ गढ़ती है, नफरत बेचती है और फिर बिना पछतावे के अगली ब्रेकिंग न्यूज पर चली जाती है। आज तबलीग को विलन बनाया गया, कल कोई और होगा, क्योंकि इस सिस्टम को दोषी नहीं बलि का बकरा चाहिए होता है। मीडिया वो धुआं है जो सच की आग को बुझा देता है और फिर कहता है देखो कुछ जल ही नहीं रहा है। ये खेल टीआरपी का है और टीआरपी के इस पवित्र यज्ञ में सबसे पहले सच की आहुति दी जाती है। इन्हें रिहा किया जाना चाहिए था। उसी वक्त रातों रात दिल्ली पुलिस ने 955 लोगों के खिलाफ 48 चार्जशीट दायर कर दी थी। तब हमें पता चला कि इन लोगों के खिलाफ ओवरनाइट ही चार्जशीट दाखिल हो गई है। दिल्ली पुलिस ने 955 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 48 चार्जशीट एक ही रात में कोर्ट में पेश कर दी। जब यह मामला साकेत कोर्ट में पहुंचा तब 2 ही विकल्प दिए गए, या तो ट्रायल का सामना करो या जुर्माना देकर अपना गिफ्ट स्वीकार करो और अपने देश लौट जाओ। उस समय कई विदेशी नागरिकों को यह सुरक्षित लगा कि वह वहीं रुककर ट्रायल फेस करेंगे, इसलिए 44 लोग दिल्ली में ही रुके और बाकी 98 लोगों ने फाइन देकर रिहा होना चुना। यह जुर्माना 5000 से 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक लिया गया और इस तरह लाखों रुपए दिल्ली सरकार को जुर्माने के रूप में मिले। ये वो लोग थे जो अपने अपने घरों में भी संकट का सामना कर रहे थे।
क्योंकि लॉकडाउन का असर केवल भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा था। बहुत से लोगों को लगा कि अगर वो ट्रायल फेस करने बैठेंगे तो पता नहीं इससे कितने महीने कितने साल लग जाएंगे, लेकिन जिन 44 लोगों ने ट्रायल का सामना किया उन्हें कोर्ट से पूरी तरह बरी कर दिया गया। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे उन्हें कोर्ट ने बेबुनियाद करार दिया और सबसे अहम बात यह रही कि दिल्ली सरकार ने उस फैसले को कभी चुनौती तक नहीं दी। ना अखबारों ने ठीक से रिपोर्ट किया, ना चैनलों ने कोई बहस चलाई। गोदी मीडिया ने तो जैसे इस पूरे मामले को दबाने की कसम खा रखी थी। जब कोर्ट का फैसला आया तो ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई डिबेट और ना ही कोई माफी। यही मीडिया तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने वाला बताकर हफ्तों तक जहर घोलती रही थी। लेकिन असली पीड़ा तब हुई जब कोर्ट से रिहा होने के बावजूद तबलीग के सदस्य एयरपोर्ट अपने अपने वतन लौटने के लिए तो उन्हें एक नया लुकआउट नोटिस पकड़ाया गया। वही आरोप, बस एक नई एफआईआर। इस बार 28 एफआईआर जिनमें 198 लोगों को आरोपी बनाया गया। दिल्ली कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ साकेत कोर्ट भेजा। यहां विदेशी नागरिक तो बच गए, लेकिन भारतीय नागरिक जो केवल इंसानियत के नाते अपने घर में लोगों को जगह दे रहे थे उन पर केस चलने लगा। साकेत कोर्ट ने 2 विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही प्रक्रिया को वहीं बंद कर दिया, लेकिन जिन भारतीयों ने उन्हें केवल छत मुहैया कराई थी उन्हें आरोपी बना दिया गया। यह कहा गया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के उस ऑर्डर का उल्लंघन किया जो कहता था कि कोई भी धार्मिक गतिविधि या धार्मिक भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस आदेश में कहीं नहीं लिखा था कि कोई किसी को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। दिल्ली हाई कोर्ट में जो 16 एफआईआर रद्द की गई उनमें से 3 एफआईआर उन भारतीय नागरिकों पर थी जिन्होंने महिला तबलीगी सदस्यों को अपने घर में शरण दी थी। क्योंकि तबलीग के नियमों के अनुसार महिलाएं मस्जिद में नहीं रह सकती तो कुछ लोगों ने उन्हें अपने घर में बुलाया, लेकिन पुलिस ने उन्हीं पर एफआईआर कर दी, ये कहते हुए कि आपने अपने घर में किसी को क्यों रखा। इन परिस्थितियों को देखते हुए 2021 में 170 भारतीय नागरिकों के लिए 16 क्वॉशिंग पिटीशन दाखिल की गई। इन चार्जशीट और एफआईआर में 2 ही आरोप थे, एक आपने उन्हें पनाह क्यों दी और दूसरा आपकी वजह से कोविड फैलाव हुआ। मगर हैरानी की बात यह रही कि इन चार्जशीट में एक भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी जो ये बताए कि इन आरोपियों से किसी को भी कोविड हुआ हो। तो फिर सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ पूर्वग्रह से भरा हुआ एक कदम था जब इंसानियत के नाते किसी को शरण देना अपराध बना दिया गया, जब बिना मेडिकल प्रमाण के केवल धार्मिक प्रचार को देखकर एफआईआर दर्ज करा दी गई और जब मीडिया अदालत के फैसलों पर चुप्पी साध ले, तो क्या हम वास्तव में न्याय की बात कर सकते हैं? पिछले 4 साल से कई लोगों का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। हर बार कोर्ट की तारीख पर जाना मानसिक और सामाजिक रूप से थका देने वाला है, खासतौर पर जब वो लोग सीनियर सिटीजन हो। उनके लिए ये सब और भी पीड़ादायक होता है। ऐसे मामलों में जब किसी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए तब भी उन्हें सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। ये सिस्टम की वो सच्चाई है जिसे मीडिया कभी सामने नहीं लाएगा। जब दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के खिलाफ एक रात में 955 फॉरेनर्स पर 48 चार्जशीट फाइल की थी तब यह मामला पूरी तरह से सनसनी बन गया था। बाद में जब साकेत कोर्ट में ये केस चले तो जो लोग ट्रायल का सामना करने को तैयार हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। चार्जशीट में लिखा गया कि उन्होंने कोविड फैलाया, लेकिन किसी एक भी आरोपी के कोविड पॉजिटिव होने का कोई मेडिकल साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। यहां बात सिर्फ कानून की नहीं है, समाज की भी है। जब कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया गया तब मीडिया चुप रहा, किसी ने ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई, कोई पैनल चर्चा नहीं हुई, कोई माफी नहीं मांगी गई। जबकि इन्हीं चैनलों ने मार्च और अप्रैल 2020 में तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने वाला घोषित कर दिया था। इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग ने समाज में एक खतरनाक नफरत की लहर फैलाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के खिलाफ दायर 16 चार्जशीट को खारिज कर दिया। सवाल यह उठता है कि अगर केस में कोई दम नहीं था तो उसे इतने लंबे समय तक खींचने का क्या मतलब था? ये सब झूठे आरोप किस आधार पर लगाए गए थे? क्यों समाज में जानबूझकर एक माहौल बनाया गया कि एक पूरा धार्मिक समूह कोरोना के लिए जिम्मेदार है? लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेवलीकर की बेंच ने अगस्त 2020 में 35 विदेशी तबलीगी सदस्यों के खिलाफ 3 एफआईआर खारिज की थी। ने साफ कहा कि इन यात्रियों ने ना तो वीजा नियम तोड़े हैं, ना धर्मांतरण का प्रयास किया था और ना ही किसी तरह का उल्लंघन किया था। उनका अपराध सिर्फ ये था कि वो एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा कि भारत सरकार की रिपोर्ट और मीडिया का प्रचार इस पूरे मामले को जानबूझकर बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश थी। अदालत ने कहा कि
किसी भी आपदा के समय सरकारें बलि का बकरा ढूंढती हैं और इस मामले में वो बकरा विदेशी मुसलमान बना दिए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा कि भारत सरकार की रिपोर्ट और मीडिया का प्रचार इस पूरे मामले को जानबूझकर बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश थी। अदालत ने कहा कि किसी भी आपदा के समय सरकारें बलि का बकरा ढूंढती हैं और इस मामले में वो बकरा विदेशी मुसलमान बना दिए गए। कर्नाटका हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और अन्य अदालतों ने भी इसी तरह की टिप्पणी की, लेकिन गोदी मीडिया ने इस सब की आड़ में वो खेल खेला जो उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। कोरोना से जूझते देश में जब लोग भूख, बेरोजगारी और डर से जूझ रहे थे, तब मीडिया स्टूडियोज में बैठकर तबलीग को कोरोना बॉम्ब बनाकर, मानव बॉम्ब बनाकर और न जाने क्या क्या कहकर पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उस समय देश में हजारों मजदूर पैदल चल रहे थे, बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन चैनलों को सिर्फ तबलीग दिखाई दे रहा था। मीडिया के इस प्रोपेगेंडा में न सिर्फ तबलीग को विलन बनाया गया, बल्कि आम लोगों को भी ये यकीन दिला दिया गया कि तबलीग की वजह से महामारी फैली है। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग का अलग से जिक्र करते थे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल तबलीग के आंकड़े अलग से गिनवा रहे थे। इन्हीं बयानों ने मीडिया को नफरत फैलाने का लाइसेंस दे दिया। तबलीग से जुड़े 1800 लोगों को दिल्ली के 9 क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। यह दिखाया गया कि ये संक्रमण फैला रहे हैं, लेकिन कोर्ट में किसी भी केस में यह साबित नहीं हुआ कि इन लोगों में से कोई भी कोविड पॉजिटिव था। फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्वारंटीन किया गया और मीडिया पर उन्हें ऐसे दिखाया गया जैसे वो आतंकवादी थे। अब आप सोचिए, जो केस कोर्ट तक पहुंच गया उसका सच तो सामने आ गया, लेकिन जिनकी छवि को मिट्टी में मिला दिया गया, जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनके पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहे हैं, जो 4 साल से मानसिक यातना झेल रहे हैं, उनका क्या हुआ? उनके लिए कौन जिम्मेदार है? उनकी जिंदगी में आई इस तबाही के लिए आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? इसलिए हम ये सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप खुद सोच सकें कि आपको कैसे गुमराह किया गया, कैसे झूठे तथ्यों के जरिए आपको किसी और के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, ताकि अगली बार जब कोई चैनल, कोई नेता या कोई और अफवाह आप तक पहुंचे तो आप आंख बंद करके यकीन न करें, बल्कि पहले सच्चाई खोजें और फिर फैसला करें।